G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे दिन 2 सत्रों में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के साथ ही सतत विकास विषयों पर आयोजित सत्र में रखी अपनी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामायण कॉन्क्लेव का किया समापन। कहा, लोक भाषा लोक परंपरा में भगवान श्री राम को किस तरह लिपिबद्ध किया जा सके, इसको लेकर बनी है योजना कि नई पीढ़ी तक राम का चरित्र घर घर पहुंचे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड और रोजगार पंजीकरण कैंप का किया शुभारंभ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे दिन 2 सत्रों में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के साथ ही सतत विकास विषयों पर आयोजित सत्र में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। इटली के प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अठारहवीं सदी में बनकर तैयार हुए इटली के ट्रेवी फाउंटेन पर G20 देशों के नेताओं का जमावड़ा दुनिया के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें मांग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य नेताओं ने भी सिक्के फेंकने के रिवाज को पूरा किया। वहीं G20 के 16वें शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के अलावा सतत विकास को लेकर सत्र आयोजित हुआ। जलवायु परिवर्तन पर विशेष सत्र की शुरुआत करते हुए इटली ने अध्यक्षीय संबोधन में पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, वैश्विक तापमान की औसत वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता जताई। सत्र में विशेष रूप से आमंत्रित प्रिंस चार्ल्स ने पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, तकनीकी मदद से तापमान को कम करने और देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ ही इस क्षेत्र में निजी साझेदारियों को बढ़ाने पर जोर दिया। Fight against climate change is the defining challenge of our times. Either we act now, face the costs of the transition, and succeed in moving our economy onto a more sustainable path, or we delay acting, pay a much higher price later, and risk failing. It is only too clear that we will need trillions of dollars of investment every year to create the necessary new infrastructure and meet the vital 1.5 degrees climate target that will save our forests and farms, our oceans and our wildlife. Trying to form a global alliance amongst the private sector, as I have long believed it holds the ultimate key to the solutions we seek. That is why, Prime Minister, I am so grateful to you for recognizing this central truth and for bringing them in, giving them a seat at this most important table so that climate change can be tackled in partnership. दुनिया की 60% आबादी G20 देशों में रहती है। ऐसे में ग्लासगो में होने वाले COP26 सम्मेलन से पहले G20 देशों का जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धता जताना काफी अहम माना जा रहा है। वहीं भारत ने साल 2015 में हुए पेरिस समझौते के बाद अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का गठन साल 2016 में जनवरी महीने में ही हुआ और अब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव को पेश किया गया है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य रखा है। वहीं भारत साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 33% कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामायण कॉन्क्लेव का समापन किया। गौरतलब है कि इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अगस्त को किया था। रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश के 16 समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन जन के हैं, हम सभी की आस्था के प्रतीक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता की भावना से ही रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। 16 स्थलों पर इसका आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि लोक भाषा लोक परंपरा में भगवान श्री राम को किस तरह लिपिबद्ध किया जा सके, इसको लेकर योजना बनी है। नई पीढ़ी तक राम का चरित्र घर घर पहुंचे, इसलिए रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की भाषा में राम का विमोचन किया गया। रामायण कॉन्क्लेव के इस आयोजन में कलाकारों, साहित्यकारों, मानस मर्मज्ञों और कवियों ने रामकथा के विभिन्न पहलुओं पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संगोष्ठी, परिचर्चा और कवि सम्मेलन आदि में प्रतिभाग किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के श्री चरणों में रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी के जल को अर्पित किया, जिसे उन्होंने परम सौभाग्य बताया और कहा कि ये जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध कराया, जिसे काबुल से एक बालिका ने भेजा है। उन्होंने बताया कि ये उस बालिका के ही नहीं, अफगानिस्तान में आतंक के साए में जी रहे लोगों के साथ अन्याय और लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था की भावना को प्रदर्शित करता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रामायण कॉन्क्लेव का समापन भी किया और साथ ही 5वें दीपोत्सव की तैयारी का गहराई से अध्ययन भी किया। दीपोत्सव की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्रीय कलाकारों और रंगकर्मियों ने धर्म आधारित रंगारंग प्रस्तुति की। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों की बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राम को देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। राम संपूर्ण विश्व की जन जन में व्याप्त, यानी जन जन में राम, इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा, उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व ये तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थलों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजन को अयोध्या में ही फिर इसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में भाई साहब एक बालिका तालिबान के आतंक के साये में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल के यहाँ पर आया था तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूं, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लो और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड और रोजगार पंजीकरण कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार करा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को क्यूए नंबर मिलेगा, जो पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण निःशुल्क है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने 11 लाभार्थियों को ई श्रम कार्ड का वितरण किया। श्रम सेवा योजन और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा और विवाह, स्वस्थ रहने के लिए मकान आदि की चिंता अब नहीं करनी पड़ती। केंद्र सरकार 20 रुपए प्रति कार्ड का भुगतान कर रही है।
ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ स्टेज में बैठे हैं, एक कार्ड बना सकते हैं क्या? नहीं, इसमें कहा गया है जिसका पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है प्रोविडेंट फंड का, जो व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, उस तरह से व्यक्ति का ही रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आंगनबाड़ी के कर्मी, मनरेगा में काम करने वाला श्रमिक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, घर में काम करने वाला, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, ऐसे लोग ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का ही प्रोविडेंट फंड जमा होता नहीं है, इन लोगों का ही कोई टैक्स जमा होता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और हम लोग टारगेट कर दिए हैं कि यूपी सरकार कम से कम 6 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और अभी तक 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुका है। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, हमारा मंत्री जी ने कहा, हमारी श्रम मंत्री ने, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको यूएन नंबर एक मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, जिसको हम लोग ई श्रम कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड मिलने के साथ ही साथ उस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान ना करे अगर कोई कारण से एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु होगा वो व्यक्ति को, उस परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। कानपुर नगर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कानपुर स्थित एलिम्को में संचालित कार्य और आधुनिकीकरण योजना के कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एलिम्को की वर्कशॉप का निरीक्षण और दिव्यांगजनों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक सहायक उपकरणों को जांचा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप एलिम्को मित्र भी लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का प्रयोग दिव्यांगजनों द्वारा आवश्यक सहायक उपकरणों को प्राप्त करने हेतु घर बैठे ही जानकारी करने और पंजीकरण करने के साथ ही प्रदान किए गए सहायक उपकरणों में किसी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए भी किया जा सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत में दिव्यांगजन को मिले सहायक उपकरणों की सहायता से वो देश के विकास में अपना योगदान देने में लगा है। की दिशा में बढ़ते कदमों में वो भी देश के विकास में अपने लघु प्रयासों के माध्यम से और उसमें अपना योगदान देने लगा। ये सारी चीजें ये हमको बताती हैं कि एलिम्को की जो 50 वर्षों की यात्रा है, इस 50 वर्षों की यात्रा में 338 करोड़ रुपए की राशि से जो इसका आधुनिकीकरण करने का काम किया जा रहा है, जिसमें 200 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा और शेष जो राशि है वो उनको अपने स्वयं के संसाधनों से जुटाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये कृत्रिम पैर लगने के बाद वो माता वैष्णो देवी के दर्शन भी पैदल जाके करके आई। ये संस्थान के द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन में सुगमता लाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों से लाभान्वित होने वाले हमारे जो दिव्यांगजन हैं, वो दिव्यांगजन सहज जीवन जिए। ये बताता उस बहन का उदाहरण कि किस तरह से पहले जब वो कृत्रिम पैर लगते थे, आज जो कृत्रिम पैर लग रहे हैं वो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर नारेबाजी करने वाले और उसका समर्थन करने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को आगरा के आरबीएस कॉलेज से पुलिस ने गिरफ्तार कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत जेल भेजे जाने का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कश्मीरी छात्रों की रिहाई की मांग की है। आगरा के सर्किट हाउस में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और खाद्य प्रसंस्करण और नियोजन राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की तीखी निंदा की। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनकी जीत पर खुशी जाहिर करते हैं, ये देशद्रोह है। महबूबा मुफ्ती ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी है, वो आतंकवादियों को हमेशा प्रश्रय दिया, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर वाराणसी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में छोटे छोटे बच्चों ने भारत के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर वाराणसी और आसपास के जिलों के जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जीआई उत्पादों के विशेषज्ञ पदम रजनीकांत ने कहा कि आज हमारे देश में जीआई उत्पादों का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक प्रयासों से काफी जोरों से हो रहा है। पूर्वांचल की धरती से उपजे इन जीआई पदार्थों की प्रदर्शनी निश्चित ही लोगों को नई जानकारी उपलब्ध कराएगी और लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित किया। जैसा कि आप जानते हैं, सरदार पटेल ने लगभग 560 रियासतों को मिला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया था। तो हमारे मन में, बच्चों के मन में, हमारी जो अभिलाषा थी कि बच्चों के मन में बचपन से ये भावना डाली जाए कि भारत एक है और भारत एक होके ही श्रेष्ठ हो सकता है। इसी का एक छोटा सा प्रयास, गिलहरी प्रयास कहिए, हम लोग विद्यालय में कर रहे हैं। देखिए, जो परिकल्पना आजादी के बाद महापुरुष पटेल जी ने किया था इस देश को एक सूत्रता के संपर्क में बांधने का, वही प्रयास आज माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत में कर रहे हैं। और उन्होंने जो नारा दिया कि लोकल से ग्लोबल तक, जो जीआई उत्पाद है वो लीगल लोकल है, वो पूरी की पूरी दुनिया में कानूनी मुहर के साथ में जा रही है। और हमें लग रहा है कि जो भारत भूमि की श्रेष्ठता है वो उसकी कला है, विरासत है, संस्कृति है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कृषि के उत्पाद है और मसालों से लेकर के ढेर सारी विविधताओं का ये मिश्रण है। और यही इसीलिए भारत को हमेशा श्रेष्ठ कहा गया। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाई गई, जिसके तहत जनपद में रैली निकाली गई और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल में रोगियों को फलों का वितरण किया गया और अखंडता और सुरक्षा की स्मृति में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर मुख्यालय में पैदल गश्त भी की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों को फल वितरित किए। हमें बहुत अच्छा आरटीएम साहब आए और मेरा हालचाल पूछा और जो फल बांटे हम लोगों को और मेरे साथ सभी साथियों का भी हालचाल पूछा गया, वो उससे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। माननीय डीएम साहब यहाँ आए थे और अपने कर कमलों से जो है तो सभी मरीजों को फल वितरित किया और साफ सफाई का निरीक्षण किया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मानवीय दृष्टिकोण और विकास की दृष्टि से जो है ये कार्यक्रम मनाया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में मनाया है, जिसमें जो है तो पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता, भाईचारा, अमन चैन बना रहे। और हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने रियासतों को विलय किया, भारत को आधुनिक भारत बनाया, उसको हमने आज जो है तो बड़े उत्साहपूर्वक जिलाधिकारी कार्यालय में मनाया है। और इसमें कवि, साहित्यकार और समस्त प्रबुद्ध जीवी और हमीरपुर के सभ्रांत नागरिकगण उपस्थित है। रायबरेली में राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष रेल मंत्रालय राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रेलवे सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के द्वारा एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने हेतु मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक आरएटी विनय मोहन श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर महाप्रबंधक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जिसमें अनेक धर्म, संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। इसलिए राष्ट्र की एकता को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश को एकीकृत करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से विधिक जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जनपद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम गांव-गांव तक हर व्यक्ति को विधिक जानकारियों से अवगत कराने का काम कर रहे हैं।
कार्यक्रम में एनसीसी के बच्चों के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया, जिससे ये बच्चे लोगों में विधिक सेवा के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए समुचित विधिक जानकारी उपलब्ध हो सके, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती का इसलिए रखा गया कि एक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि के बारे में उनको भी जानकारी हो कि किस तरीके से उन्होंने देश को संगठित किया और देश को एक किया, है ना, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था देशी रियासतें। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप से हमारे जो अमृत महोत्सव है एक प्रतीकात्मक तिथि ली गई है, लेकिन पर्पज़ वही है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि लोगों को जो है निःशुल्क न्याय मिले, और अगर वो ये चाहते हैं कि हमें न्यायालय ना आना पड़े तो वैकल्पिक न्याय की भी व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगी कि जैसा कि विदित है, इस वर्ष हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। यह हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका का बहुत ही बड़ा ही योगदान है। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। दोनों ही तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती से स्टार्ट होकर के बाल दिवस के दिन तक चलेगा। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका के द्वारा जो भी सुविधाएं एवं दी जा रही हैं, जन जन तक, घर घर तक वो पहुँच। इसमें हमने लोगों को जागरूक किया है। इसमें हम लोग ने बताया है कि हमको अपने फंडामेंटल राइट्स, और साथ ही जो विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस है उसमें जैसे हम लोग अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की व्यक्तित्व से हम लोग प्रभावित हैं, उनकी लीडरशिप्स और उनके कर्तव्य को देखते हुए एकता के समक्ष हमने सबको जागरूक किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी रथ यात्रा लेकर हरदोई के माधोगंज पहुंचे। अखिलेश यादव ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों के हितों के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। आज जो लोग देश को एक करने की बात करते हैं, वही लोग धर्म और जाति में देश को बांट रहे हैं। भारत की यही पहचान रही है कि मिलजुल कर यहाँ के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी का रथ चलता है तब सपा की सरकार बनती है। अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित को दिया। बताया जा रहा है कि राकेश प्रताप ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में हीला हवाली किए जाने से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। हर साल आयोजित होने वाला भारत हस्तशिल्प महोत्सव लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में आगामी 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये 15 दिवसीय महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति का प्रदर्शन होगा। आयोजनकर्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे और विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 28 राज्यों की हस्तकला, हस्तशिल्प, लोक कला, लोक संस्कृति और साथ में जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ की हस्तकला, हस्तशिल्प और वहाँ के सांस्कृतिक को लखनऊ वासियों को देखने का मौका मिले और संपूर्ण भारत एक छत के नीचे हो जहाँ पे हर तरह की चीजें आपको देखने को मिले। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना, स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही साथ बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को प्रतियोगिता के माध्यम और मंच के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कला, लोक संस्कृति को उजागर करना और उसको आम जनमानस तक पहुंचाना। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के फूड है, फन जोन है, झूला है, जुरासिक पार्क है, डायनासोर है, यानी बच्चों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन और बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा, जानकारी, तमाम सारी चीजें वहां पर मिलेंगी और उनको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसी प्रयास के तहत यह पूरा भारत हस्तशिल्प महोत्सव कराया जा रहा है।
कानपुर के बिठूर में नाबार्ड के सहयोग से नाबार्ड बिठूर मेगा मार्ट का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित मिट्टी के दिए, मास्क, बैग, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और जैविक खाद से तैयार सब्जी और काला चावल, दाल आदि उत्पादों की दुकानें लगाई गईं। बाजार में बिठूर के हिंगोपुर गांव की महिलाओं द्वारा बनाया गया मिनी हवन कुंड आकर्षण का केंद्र रहा। बाजार का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस मार्ट की आयोजक रीता सिंह ने बताया कि महिलाओं को मास्क, बैग, पर्स, मोमबत्ती आदि बनाने की ट्रेनिंग के साथ ही उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार प्रदान करने के प्रयास के तहत इस बाजार का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद मिल सके और ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय लोगों की आमदनी हो सके। बिठूर मार्ट में ये नाबार्ड ने स्पॉन्सर करी है मार्ट, और जिसको हम बोल रहे हैं नाबार्ड बिठूर मार्ट। तो इसका आइडिया ये है कि हमारे बिठूर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म की सब्जियां पैदा होती हैं, और बहुत से किसानों ने प्रयास किया है कि वो अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें नमामि गंगे का बहुत योगदान है। तो आइडिया ये था कि इन किसानों को डायरेक्टली सीधे खरीदार से जोड़ा जाए, और इसलिए ये हाट का सेटअप हुआ है। मेरा नाम मनीषा है, मैं बैतूल से हूँ। मैंने यहाँ पे आके मास्क बनाना सीखा, सीखा बनाना, ड्रॉइंग भी सीखी, बीए भी सीखी, सारी चीजें सीखी। और इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? सर इससे फायदा हुआ, जो हमने बनाया था 10 में जैसे सर, उसको हमने सेल किया 20 में, सर इससे काफी प्रॉफिट। मेरा नाम दीपिका सिंह है। हम प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कानपुर यशोदानगर में, वहाँ के हम SMO स्विंग मशीन ऑपरेटर के ट्रेनर हैं। और वहाँ से हमारी जो सिलाई जो महिलाएं होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि 8वीं 10वीं जो पढ़े उनको ट्रेनिंग। अभी हमारा ट्रेनिंग जो है बैकुंठपुर ग्रुप चल रहा है, ईश्वरीगंज का ट्रेनिंग हमने दे दिया, चौथा बैच हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रेनिंग है IIT में चल रहा है, तो वो वहाँ से गाँव की जो भी महिलाएं या लड़कियाँ उनको हम IIT में ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग में हम सिलाई सिखाते हैं और क्राफ्ट की चीज़ें जो है हैंडमेड वो हम बनवाते हैं। सिलाई में जैसे पर्स हो गए, पर्स बनवाते हैं, और जैसे एम्ब्रॉयडरी के हैं ढेर सारी डिजाइनिंग, फ्रॉक पर एम्ब्रॉयडरी बनवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बनाते हैं इनको हम शिल्प मेलाओं में ले जाकर इन्हें सेल करते हैं, जैसे कि जो भी जरूरतमंद है उनको कम रेट में सही चीज़ें और हाथ की बनी चीज़ें उनको मिल पाती हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की दीपावली को रोजगार की खुशहाली में बदलने के लिए मेरठ में नगर निगम द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मेले में ज्यादातर पटरी दुकानदारों को स्टॉल निःशुल्क दिए गए हैं। मेले में वोकल फॉर लोकल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी झलक देखने को मिल रही है। मेले में फूड कोर्ट के साथ साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। मेला पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त है और मेले में आने वालों को जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे ये जो PM स्वनिधि के अंतर्गत जो हमारे रेहड़ी ठेले पटरी वाले हैं उन लोगों को दीपावली में लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी दीपावली पर अधिक इनकम हो, यही है। और उसी के क्रम में ये मेला नगर निगम मेरठ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो थीम है वो रेहड़ी पटरी वालों की इनकम बढ़ाने के लिए। और हमने इस मेले को प्लास्टिक फ्री और पॉल्यूशन फ्री मेला बढ़ा सके। हमने इस मेले में स्टॉल लगाया है, इस उद्देश्य से लगाया है कि लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। प्लस हमारा मेन यही है कि आप हमारे यहाँ से इस स्टॉल से अपने घर के लिए पेड़ पौधे लेके जाएं, जिससे आप अपने घर में एक ग्रीन एनवायरनमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। हम स्वच्छता के लिए यही कहेंगे कि आप अपने घर के कचरे से भी कुछ कर सकते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे दिन 2 सत्रों में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के साथ ही सतत विकास विषयों पर आयोजित सत्र में रखी अपनी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामायण कॉन्क्लेव का किया समापन। कहा, लोक भाषा लोक परंपरा में भगवान श्री राम को किस तरह लिपिबद्ध किया जा सके, इसको लेकर बनी है योजना कि नई पीढ़ी तक राम का चरित्र घर घर पहुंचे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने रविवार को लखनऊ में आयोजित ई श्रम कार्ड और रोजगार पंजीकरण कैंप का किया शुभारंभ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।